बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हमें डिस्कशन की कुछ क्वेश्चन की समझ नहीं आई, तो मैंने सोचा आपकी डिस्कशन होनी चाहिए वीडियो की। अच्छा देखिए, कोशिश करूँगा कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। अच्छा पहला क्वेश्चन है, तीसरा दो क्वेश्चन इससे मिसिंग है, वो इंशाल्लाह आपको रिप्लाई मिल जाएगा। oogenesis in female starts. Oogenesis in female starts before birth. ये आप सबको पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन रिड्यूसिंग शुगर? सुक्रोज़। अच्छा ये याद रखें कि सुक्रोज़ नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। इसके अलावा जो रिड्यूसिंग शुगर है ना, वो भी याद रखें, वो एक माल्टोज़, लैक्टोज़ और जितने भी मोनोसेकेराइड्स होते हैं ये सारे रिड्यूसिंग होते हैं सिवाय सुक्रोज़ के। सुक्रोज़ नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। RNA non-invalid virus causes. RNA non-invalid virus causes hepatitis E. हेपेटाइटिस जो बी होता है, हेपेटाइटिस बी किससे होता है? हेपेटाइटिस बी होता है DNA इन्वेलप्ड से। एड्स होता है RNA इन्वेलप्ड से और सी होता है RNA इन्वेलप्ड से। जो RNA नॉन इन्वेलप्ड से होता है वो हेपेटाइटिस ई है। स्पाइरल शेड बैक्टीरिया काजेज आर नेसेरिया मैग्नेटिस, नहीं ये नहीं है, ट्रिपोनीमा पैलिडम। ट्रिपोनीमा पैलिडम है ये स्पाइरल शेप बैक्टीरिया है, ये स्पायरोकीट है। ट्रिपोनीमा पैलिडम ये सेफेलम काज करता है, जो क्या है, एक सेक्सुअल डिसीज़ है। आगे चलते हैं। चेंज इन पीएच काजेज चेंजेस इन एंजाइम स्ट्रक्चर। पीएच हमेशा इफ़ेक्ट करती है आयनिक बॉन्ड को और टेम्परेचर इफ़ेक्ट करता है हाइड्रोजन बॉन्ड को। ये पॉइंट नोट कर लें। अच्छा मैं वो चीज़ भी क्लियर करूँगा और उससे रेलिवेंट चीज़ भी बताऊँगा, तो ये भी नोट करना है आपने। फीडबैक इनिबिशन इज़ एन एग्जांपल ऑफ। फीडबैक इनिबिशन इज़ एन एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल नॉन कंपेटिटिव। ये रिवर्सिबल नॉन कंपेटिटिव की एग्जांपल है। रिवर्सिबल नॉन कंपेटिटिव यानी ऐसी इनिबिशन जो compete ना करे। एलोस्टेरिक एंजाइम्स हैव टू मेजर साइट्स। कौन कौन सी? एक एक्टिव साइट और दूसरी एलोस्टेरिक साइट। In oleic acid, double bond is present between carbon number 9 and carbon number 10. Amount of DNA per nucleus in picogram in carp sperm cells is 1.6. 1.6। ये अच्छा ये टेबल है, ये सेकंड चैप्टर में है फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में, तो ये आपने लाजमी याद रखना है। कार्प से कार्प और चिकन का लिखा हुआ है उधर पीटीबी में, फेडरल में भी होगा, तो ये आपने लाजमी याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट विरुलेंट साइकिल? विरुलेंट साइकिल इज ऑल्सो नॉन एज लिटिक साइकिल। और विरुलेंट साइकिल ये होती है मास्टर स्लेव रिलेशनशिप, वी नो। इन्फेक्शियस साइकिल है बिल्कुल। नॉन रेजिस्टेंट होती है और रेजिस्टेंट नहीं होती, रेजिस्टेंट होती है दूसरी लाइसोजेनिक साइकिल। सही है, आगे चलते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रिटेन। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रिटेन secondary dye which is saffron in and the color of the dye is pink. और इस तरह अगर आ जाए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिटेन्स प्राइमरी डाई which is which is quinine I think which is and the color of the dye is purple. उसका कलर पर्पल होता है। आगे चलते हैं। नो विच इज़ ग्राम आयोडीन। सही है, अब याद आ गया। तो जो पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, उनकी जो डाई होती है वो ग्राम आयोडीन होती है, उनका कलर पर्पल होता है। ये इस तरह से MCQs आ सकते हैं। ये देखिए MCQs में हमने एक MCQs में 3 पॉइंट क्लियर किए हैं, तो ये पता होना चाहिए। सिस्ट डिवेलप ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन ऑफ वेजिटेटिव सेल्स एंड सिस्ट आर नॉट हीट रेजिस्टेंट। द सेमी डाइजेस्टेड फूड एसिडिफाइड फूड एंटर्स ड्यूडेनम इज। अच्छा ड्यूडेनम किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो चीज़ दाखिल होगी वो एसिडिफाइड हो चुकी होगी, क्योंकि वो स्टमक से पास होके जा रही है, तो उसे कायम कहेंगे। अगर जो खाना जो फूड हमारे ट्रैकिया में जाएगी, हमारे माउथ से होके, उसे बोनस कहते हैं, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी उसे हम कायम कहते हैं। जो बोलस है वो एक स्मॉल ओवल लंप होता है। बी लेबल्ड इन द फिगर इज़ इलियोकोलिक वेल्व। ये आप देख सकते हैं, ये उधर डाइजेस्टिव सिस्टम वाले टॉपिक में है।
तो आपने डायग्राम्स, मैंने आपको कहा था डायग्रामेट्रिक क्वेश्चंस भी होंगे। अच्छा, ये द डायग्राम रिप्रेजेंट्स अ स्टेशनरी वेव ऑन अ स्ट्रेट स्ट्रिंग, व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट पी। पॉइंट पी क्या शो कर रहा है? नोड। पॉइंट पी नोड शो कर रहा है। अगर पॉइंट पी इस जगह पे होता, यानी बिल्कुल लेफ्ट पे या बिल्कुल राइट पे, तो फिर भी नोड होता, और ऊपर जो हाईएस्ट एम्पलीट्यूड पे है वो एंटी नोड कहलाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन। ट्रिप्सिन कहाँ पे होता है? ट्रिप्सिन पेनक्रियाज में होता है, और पेनक्रियाज कहाँ पे डाइजेशन में रोल प्ले करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और पेप्सिन, पेप्सिन तो स्टमक में होता है, तो इनकी साइट सेम नहीं है और पीएच भी सेम नहीं है। ट्रिप्सिन अल्कलाइन पीएच पे वर्क करता है और पेप्सिन एसिडिक पीएच पे वर्क करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। बोथ रिलीजेस प्रो एंजाइम। प्रो एंजाइम स्टूडेंट को पता नहीं चला होगा क्या कहते हैं। प्रो एंजाइम होता है, इसका मतलब ये होता है कि वो, यानी उनकी इनएक्टिव स्टेज भी होती है एक्टिव से पहले, तो वो ट्रिप्सिनोजिन होती है और पेप्सिनोजिन होती है। तो उन्होंने इनकरेक्ट पूछा था, तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट वन। बियोलॉजिकल नेम ऑफ लीच इज हीरोडोमेडिसिलिनस। एक और काम करना है आपने, आपने 10th चैप्टर को बहुत अच्छी तरह पढ़ लेना है। यूजुअली स्टूडेंट्स को तवज्जो नहीं देते, लेकिन एमडी कैट में वो अहम रोल प्ले करता है। जॉइंट राउंडवर्म इज एस्कैरस लुम्ब्रिकाइडस। ये जॉइंट राउंडवर्म होता है, एस्कैरस लुम्ब्रिकाइडस। ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट होता है। इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ टाइनी इज पिग। पिग होता है, लाजमी है। ये 10th चैप्टर में आपको कह रहा हूँ तो बार बार, वहाँ पे लाजमी आपने फोकस करना है, वो एंड तक आपकी जान नहीं छोड़ेगा। इन डैश द स्पेस बिटवीन द एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म इज फिल्ड बाय। इन एसिलोमेट्स, एसिलोमेट्स होते हैं जिनमें सीलोमेट नहीं होती, तो उनमें सीलोमेट की जगह पैरेन्काइम होती है। अच्छा, विच कास्ट ऑफ बीस, मैं ज़रा जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ ताकि आपको वीडियो ज़्यादा जल्दी ना बने, ज़्यादा लंबी ना बने, तो आपको कोई मसला ना हो। होप्स हो कि आपको समझ आ जाएगा। विच कास्ट ऑफ बीस्ट विजिट फ्लावर्स। वो वर्कर बीज होती है जो फ्लावर को विज़िट करती है और वहाँ जाकर वहाँ से शहद लेती है। ड्रोन्स, ड्रोन्स क्या काम करते हैं? ड्रोन्स का काम होता है स्पर्म रिलीज़। और क्वीन का क्या काम होता है? क्वीन का काम होता है अंडे देना। वर्कर बीज होती है जो एक फूल से दूसरे फूल जाती है। गट ओरिजिनेट इन एस्टिमेट्स फ्रॉम। गट ओरिजिनेट एंडोडर्म से होती है। अच्छा, एक्टोडर्म, एक्टोडर्म कहाँ से होती है? एक्टोडर्म का क्या फंक्शनिंग है? एक्टोडर्म बनाती है स्किन और नर्वस सिस्टम। मीजोडर्म, मेरी बात सुने, ऐसे याद रख लें। गट जो भी है ना इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी डाइजेशन के रिलेटेड, वो एंडोडर्म बनाएगी। एक्टोडर्म स्किन और नर्वस सिस्टम बनाएगी, और मीजोडर्म जो होगी वो बाकी सारा का मीजोडर्म, सब स्ट्रक्चर मीजोडर्म बनाएगी। टोटल लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज अप्रॉक्सीमेटली 6 मीटर। 6 मीटर होती है। ड्यूडिनम, जिजिनम, इलियम, उनमें ड्यूडिनम सबसे छोटी होती है। ड्यूडिनम की लेंथ 20 to 25 सेंटीमीटर होती है। बाकी इसी तरह वो एक 2/5 होती है और दूसरी 3/5 होती है, तो ये टोटल 6 मीटर लेंथ होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लोएस्ट पॉइंटिंग एफिनिटी विद हीमोग्लोबिन N2। इसकी वजह ये है कि आपने पढ़ा था कि जब हम सांस लेते हैं तो जितनी N2 अंदर जाती है उतनी बाहर निकलती है। इसका मतलब ये है कि N2 में कोई एबिलिटी नहीं है कि वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो सके। इसके अलावा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं तो थोड़ी बाहर निकलती है, ज़्यादा अंदर जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड की बहुत ज़्यादा एबिलिटी होती है हीमोग्लोबिन से बाइंड करने की, सेम एज कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, अच्छा, ये फिर आगे पॉइंट भी हैं कि ऑक्सीजन किससे बाइंड होती है, CO किससे बाइंड होती है, CO2 किससे बाइंड होती है, ये आगे आएगा। फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लंग्स इज रिस्पेक्टिवली। अच्छा, लंग्स में जो फंक्शनल यूनिट है ना, जो फंक्शनल है वो है एयर सैक, और जो एल्वियोलाई है वो स्ट्रक्चरल यूनिट है, यानी बहुत से एल्वियोलाई मिलके एक लंग बनाते हैं। यानी दो लंग्स बहुत मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ एल्वियोलाई से मिलके बनते हैं। एल्वियोलाई एक बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है स्पंजी लाइक नेचर। टोटल लंग कैपेसिटी इज 5 लीटर एंड एयर एक्सचेंज एट रेस्ट इज रिस्पेक्टिवली, एट रेस्ट उसने कहा है, एट रेस्ट 0.5 लीटर होता है और ड्यूरिंग एक्सरसाइज 3.5 लीटर होता है। ये आपने याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये देखें वो आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन बाइंडिंग ऑफ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट स्ट्रक्चर फाउंड इन एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स क्या होते हैं? एरिथ्रोसाइट्स होते हैं रेड ब्लड सेल्स, ये रेड ब्लड सेल की बात कर रहा है। इसी तरह ल्यूकोसाइट्स वाइट ब्लड सेल्स,
प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। अच्छा, सी ओ विद ऑर्गेनिक पोर्शन ऑफ हीम, सी ओ विद, ये तो गलत है। सी ओ किससे बाइंड होता है? अच्छा, सी ओ और ओ टू दोनों Fe2 पॉजिटिव से बाइंड होते हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है। सी ओ कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों Fe2 पॉजिटिव से बाइंड होते हैं। सी ओ टू किससे बाइंड होता है? सी ओ टू बाइंड होता है NH2 ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन, और H किससे बाइंड होता है? H बाइंड होता है COOH ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन। तो इसमें राइट ऑप्शन बी था। क्वेश्चन नंबर 30, ऑल ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन रोल ऑफ लेबर स्ट्रक्चर इन द फिगर एक्सेप्ट। ये स्ट्रक्चर है एफ, कॉमन ओपनिंग फॉर फूड एंड एयर। अच्छा देखें, फूड एंड एयर की ओपनिंग कॉमन नहीं हो सकती, इसकी वजह है फूड की जो ओपनिंग है ना, फूड की, उसको हम कहते हैं ईसोफेगस, और जो एयर की है, एयर ट्रैकिया, एयर ट्रैकिया के ज़रिए हमारी बॉडी में आती है, और फूड ईसोफेगस के थ्रू। तो ये आपको पता होना चाहिए, अगर दोनों मिक्सअप होती हैं ना, तो ये मोस्टली उस वक्त होता है जब हम खाना खा रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं, तो हम अचानक से छींक मारते हैं, यानी तो ऐसा हो जाता है कि जो खाना होता है हमारा वो सांस की नाली में चला जाता है, तो उस वजह से ये ओपनिंग सेम नहीं हो सकती। ये रॉन्ग था, इनकरेक्टली एक्सप्लेन। तो ए ऑप्शन इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 31, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन बाइंड टू हीमोग्लोबिन एक्सेप्ट। HCO3 बाइंड नहीं हो सकता, O2 बाइंड हो सकता है, हाइड्रोजन बाइंड हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड हो सकती है, लेकिन HCO3 बाइंड नहीं हो सकता। इन ह्यूमन्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अराइजेज फ्रॉम, वो मैं पहले बता चुका हूँ, मीजोडर्म से होता है, एक्टोडर्म से नर्वस सिस्टम, और बॉडी स्किन और नर्वस सिस्टम एक्टोडर्म से, एंडोडर्म से डाइजेस्टिव सिस्टम, और जो मेन ग्लैंड्स होते हैं लिवर पैनक्रियाज की, वो हाइपोडर्म का रोल ही नहीं है, ये तो एक लेयर है आम सी। अच्छा, इन आर आर्टरीज रेट ऑफ ब्लड फ्लो इज़ 400 to 500 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो ये आपको लाजमी याद होना चाहिए। जो रेट ऑफ ब्लड फ्लो है, ये सबसे ज़्यादा आर्टरीज में होता है, फिर उससे कम होके वेन्स में हो जाता है, और फिर सबसे कम कैपिलरीज में होता है। जो सबसे ज़्यादा जो आर्टरीज का ब्लड फ्लो होता है, वो कौन सी आर्टरी में होता है? वो एओर्टा में होता है, और सबसे कम कैपिलरीज में होता है, कैपिलरीज के बाद वेन्यूल्स में होता है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। सबसे ज़्यादा जो ब्लड प्रेशर होता है वो भी एओर्टा में होता है। साइंटिफिक नेम ऑफ लिवर फ्लूक इज़ फेसियोला हेपेटिका। एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूटीनेरी किसे कहते हैं? ये होता है हुकवर्म, एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूटीनेरी हुकवर्म। टाइनियस सोलियम टेपवर्म, शिस्टोसोमा ब्लड फ्लूक, फेसियोला हेपेटिका लिवर फ्लूक। तो ये पॉइंट आपने रिमेंबर रखने हैं। द थिक रिजिड हालो एंड नॉन हेलिकल स्ट्रक्चर इज पिल्लाई। पिल्लाई होते हैं जो थिक रिजिड एंड हालो एंड नॉन हेलिकल, ये एग्जैक्ट वर्ड्स आपने याद रखने हैं। फ्लैजेला थिक नहीं होते, फ्लैजेला थिन होते हैं। आगे चलते हैं। सूडोपोड्स अमीबा में होते हैं। फिम्बरी भी पिल्लाई की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन ये थोड़े थिन होते हैं पिल्लाई की निस्बत। आगे चलते हैं। सेंट्रल कोर ऑफ वायरॉन इज न्यूक्लिक एसिड और जीनोम। द जीनोम ऑफ वायरस कंटेन्स आइदर डीएनए और आरएनए। यस, लाजमी नहीं है भाई वायरस में सिर्फ डीएनए हो या सिर्फ आरएनए हो, दोनों ही हो सकते हैं। अच्छा, एक और बात है, वायरॉन कहते हैं मेच्योर वायरस को। वायरॉइड जो है वो मेच्योर वायरस नहीं होता। वायरॉइड में हमेशा आरएनए पाया जाता है, हमेशा आरएनए होगा वायरॉइड में। इसमें वायरस में आरएनए भी हो सकते हैं, डीएनए भी हो सकते हैं। A slight a slight change in pH can change enzyme activity due to जो चेंज होती है पीएच में, वो किसको इफेक्ट करती है? वो इफेक्ट करती है आयोनाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। पीएच हमेशा आयनिक बॉन्ड को इफेक्ट करेगी, और टेम्परेचर हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड को इफेक्ट करेगी। रिमेंबर दिस पॉइंट। ऑल ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट्स आर यूजफुल एक्सेप्ट लोकस्ट्स। लाजमी बात है, सिल्कवर्म से हम क्या हासिल करते हैं? धागा। सिल्कवर्म, हनी बी, शहद, बटरफ्लाई, ये सारे ही बेनिफिशियल हैं सिवाय लोकस्ट के। लोकस्ट हमारे लिए हार्मफुल है। विच द फॉलोइंग एक्ट एज कोएंजाइम। कोएंजाइम डाइन्यूक्लियोटाइड होते हैं कोएंजाइम।
कोएंजाइम किससे रिलेट करते हैं? विटामिन से। तो ये पॉइंट, लोकेशन ऑफ फाइटोल टेल ऑफ क्लोरोफिल बी इज थैलाकाइड मेम्ब्रेन। फाइटोल टेल क्या है? फाइटोल टेल जो है ये एक हाइड्रोफोबिक स्ट्रक्चर होता है, ये थैलाकाइड मेम्ब्रेन में पाया जाता है। जो इसका हेड होता है ना, हेड हाइड्रोफिलिक होता है, टेल हाइड्रोफोबिक होती है, और ये थैलाकाइड मेम्ब्रेन में पाई जाती है। स्ट्रोमा में क्या होती है? डार्क रेक्शन होता है, ग्रेना में लाइट रेक्शन होता है। मैं आपसे इसके रिलेटेड भी बता रहा हूँ, ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। विच इज द फॉलोइंग रिप्रेजेंट डिफॉस्फोरिलेशन? ऑप्शन सी इज द राइट वन। फ्रुक्टोज 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट टू 3 फास्फोग्लिसरेट, 3 फास्फोग्लिसरेट, यहाँ पे 3 फास्फोग्लिसरेट आना चाहिए। फ्रुक्टोज 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट टू 3 phosphoglycerate. Next one, chemistry portion. In a mass spectrometer, increasing the electric field with constant magnetic field results in. अच्छा, ये ऐसे होता है, ये फार्मूला आपने याद रखना है, एम ओवर ई इज इक्वल टू एच स्क्वायर आर स्क्वायर ओवर 2 ई। ये एम ओवर ई इज इक्वल टू एच स्क्वायर आर स्क्वायर ओवर 2 ई। तो ये आपने फार्मूला भी याद रखना है, मस्ट है ये। इस फार्मूले के तहत देखें तो जैसे जैसे एम ओवर ई इज इक्वल टू एच स्क्वायर आर स्क्वायर ओवर 2 ई, वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है इनकी केमिस्ट्री पोर्शन इन ए मास स्पेक्ट्रोमीटर इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज़ करते हैं विद कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, तो रेडियस भी इंक्रीज़ होता है, क्योंकि दोनों का डायरेक्ट रिलेशन में आपस में। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाय वेट? ये किस में होती है? वाटर में होती है। और ये आप कैसे फाइंड करेंगे? ये आप ऐसे फाइंड करेंगे, ऑक्सीजन का वेट ऊपर रखें, कितना बनता है? 16। ऑक्सीजन का मास 16 है, वाटर का कितना है? 18। 16 ओवर 18 क्रॉस 100 सबसे ज़्यादा इसमें बनेगा 80, 80 पॉइंट समथिंग होगा, 88 पॉइंट समथिंग होगा। तो ये द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर मेटालिक सॉलिड्स। क्यों? मेटल्स में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। द करेक्ट वैल्यू जनरल गैस कांस्टेंट इज, आर की वैल्यू क्या होती है? आर की वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। लेकिन यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं है। 1 जूल इज इक्वल टू 10 पावर 7 अर्ज, 10 पावर 7 अर्ज, तो बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। उसने जूल में नहीं दी, उसने 1 जूल को 10 पावर 7 अर्ज के बराबर कर दिया। तो ये एक पॉइंट है, मेन पॉइंट है। ये आपने बाकी वैल्यूज़ भी याद रखनी है। एक होती है 0.0821 डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। तो ये पॉइंट है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी? हीलियम। लाजमी बात है, हीलियम एक नोबल गैस है। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, ये सब नोबल गैसेस हैं। नोबल गैसेस की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होती है, ये इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करते इतनी आसानी से। ये कंसेप्ट आपने बिल्डअप करना है। इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू? अच्छा, ये दोनों एक वाहिद एलिमेंट्स हैं अपने ग्रुप के, जो कि एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन शो करते हैं। तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे आप, तो एस ऑर्बिटल में जो आप टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो दोनों में 7 होंगे, दोनों में 7 होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके आप देख सकते हैं, दोनों में 7 होंगे। क्रोमियम की है मास नंबर है, एटॉमिक नंबर 24, और कॉपर का 29 है। दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके आप चेक कर सकते हैं। नंबर 48, नेचर ऑफ बाइंडिंग अफेक्ट्स द प्रॉपर्टीज़ लाइक। नेचर ऑफ बाइंडिंग सबको इफेक्ट करती है, सॉलिबिलिटी, रिएक्शन काइनेटिक्स, मेल्टिंग पॉइंट्स, सब। विच द फॉलोइंग मेटल विल लिबरेट हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट विद स्टीम? मैग्नीशियम लिबरेट करती है हाइड्रोजन गैस। लिमिटेशन टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज दैट इट डज नॉट सेटिफाई कंसेप्ट ऑफ वैलेंसी फॉर ऑल एटम्स। ये लिमिटेशन है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये एक्सप्लेन करने में नाकाम हुई थी कि वैलेंसी किसे कहते हैं। जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नाकाम हुई तो फिर कंसेप्ट आया ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन का, फिर sp3 sp2 और वो चीज़ें आई, sp आई। तो ये उस वक्त हुआ जब ये वैलेंसी एक्सप्लेन करने में नाकाम हुई। नंबर 51, फॉर एसिडिक बफर pH इज़ ग्रेटर देन pKa इफ़। अच्छा, ये फार्मूला इसके लिए आपने फार्मूला याद रखना है, pH इज इक्वल टू pKa जमा लॉग साल्ट ओवर एसिड।
पी एच इक्वल पी के प्लस लॉग साल्ट ओवर एसिड, ये आपने फार्मूला याद रखना है। तो ये उस वक्त होगा जब इस साल्ट एसिड से ज़्यादा होगी कंसनट्रेशन के हिसाब से। पी एच इक्वल पी के प्लस लॉग साल्ट ओवर एसिड, ये एग्जैक्ट वही फार्मूला है। जब साल्ट एसिड से बढ़ गई तो फिर पी एच पी के से बढ़ गई। नंबर 52। अच्छा, यहाँ पे बड़े स्टूडेंट्स पजल हुए हैं। मैंने यहाँ पे वर्डिंग चेंज किया है। व्हेन HCl गैस इज रिमूव फ्रॉम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ रॉक साल्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl इज। मैंने कहा है कि मैंने HCl गैस को रिमूव किया है, स्टूडेंट ने ये समझा है कि मैंने HCl गैस को ऐड किया है। तो ये यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट पजल हुए हैं। ये देखें, क्वेश्चन की डिमांड है, क्वेश्चन कह रहा है कि HCl गैस को हमने रिमूव कर दिया है। अगर तो हम HCl गैस को ऐड करते तो ये बन जाता कॉमन आइन इफेक्ट, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी कम हो जाती। मैंने HCl गैस को रिमूव कर दिया है। सोल्यूशन पहले था अनसेचुरेटेड, मैं उससे अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड की तरफ ला रहा हूँ और उसके लिए मैंने गैस रिमूव कर दिया है, जिसकी वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। ये आप कंसेप्ट बिल्डअप कर लें। द pH of 1 molar amount solution which is only 10% associated is। अच्छा, यहाँ पे 1 मोलर MOH सोल्यूशन है, 10% एसोसिएट हुआ है। ये क्वेश्चन कैसे करना है? ये करना है, ये 10% एसोसिएट हुआ है सोल्यूशन। ये यहाँ से कितना आएगा? 0.1। 0.1 को हम लिख सकते हैं 10⁻⁻1 लिख सकते हैं। अच्छा, ये फिर आगे 10⁻⁻1, इसका हम लेंगे लॉग लेंगे, माइनस माइनस उधर आ जाएगा, log 10। जब log 10 आया, ये आप देख सकते हैं, ये एग्जैक्ट आई। ये आप सॉल्व भी कर सकते हैं। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस 1 हो जाएगा, log 10 log 1 के बराबर आ जाएगा, log 10 1 के बराबर आ जाएगा, तो +1। और इस तरह 14 - 1 13 के बराबर आ जाएगा। तो pH कितनी आएगी? 13। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड बेस इज, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं वो एक्सोथर्मिक होते हैं मोस्टली, मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक्सोथर्मिक होते हैं। द एंथैल्पी ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड फॉर, ये कहाँ पे कितने पे रिकॉर्ड होती है? ये होती है 25 डिग्री सेल्सियस पे। अब बहुत से स्टूडेंट 25 लगा गए, 25, और नीचे उन्होंने देखा ही नहीं कि 298 केल्विन वाला ऑप्शन भी पड़ा है। तो ये आपने याद रखना है कि जब भी हम एंथैल्पी मेजर करते हैं वो 25 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 ऐड कर देंगे, तो ये बोथ बी एंड सी बनता है। इन ऑर्डर टू डिटरमिन द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड विच इज़ करेक्ट रिलेशन, इसके लिए रिलेशन होता है लेटेस्ट एनर्जी हम फाइंड करते हैं कैसे? जब हम हीट ऑफ फॉर्मेशन माइनस हीट ऑफ एच एक्स कहते हैं कि उस कंपाउंड को पहले जो कंपाउंड है उसको पहले हमने उसकी असल स्टेट में लाया, गैशियस स्टेट में, गैशियस से हमने उसको आयोनाइज किया है, तो हम जो टोटल हीट कैलकुलेट करते हैं उसे एच एक्स कहते हैं। एच एफ होती है हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो जब हीट ऑफ फॉर्मेशन यानी एच एफ माइनस एच एक्स करते हैं तो हमें लेटेस्ट एनर्जी मिलती है। ये आपने बॉर्न हार्बर साइकिल में पढ़ा भी होगा, वहाँ पे हमने NaCl की फाइंड की थी। टोटल हीट एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड इन बॉम्ब कैलोरीमीटर बाय यूजिंग फार्मूला रिप्रेजेंट्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन C क्रॉस T। ये आपको पता होना चाहिए, बॉम्ब कैलोरीमीटर में ये फार्मूला होता है वहाँ पे। और जो क्या कहते हैं गिलास कैलोरीमीटर, वहाँ पे होता है Q = M क्रॉस S क्रॉस T। तो ये आपने चेकआउट कर लेना है। For a chemical reaction A to B, the rate of reaction doubles when the concentration of reactant A is increased 4 times the order of reaction for A is। देखें, वो कह रहा है कि हमने कंसनट्रेशन A की इंक्रीज़ की 4 टाइम्स तक, और रिएक्शन रेट कितना हुआ है? डबल हुआ है, यानी रिएक्शन रेट सिर्फ डबल हुआ है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन A के हिसाब से हाफ होगा। जब हाफ था तभी तो 4 बार इंक्रीज़ करने पर रिएक्शन रेट डबल हुआ है, सिर्फ डबल हुआ है। अगर वो उसके यानी देखें ना, वो रिएक्शन रेट हाफ था तभी वो डबल हुआ है, यानी 4 से 2 हुआ है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द करेक्ट रिलेशन बिटवीन रेट एंड एक्टिवेशन एनर्जी?
के इज़ इक्वल टू ए ई मनफी ई ए माइनस ई ए डिवाइड बाई आर टी। के इज़ इक्वल टू ए ई मनफी ई ए डिवाइड बाई आर टी। ये इक्वेशन है कहाँ पे? ये है आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो रेट है वो हमेशा इन्वर्सली रिलेटेड होता है एक्टिवेशन एनर्जी। और आपने पढ़ा है कि एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, और जब एंजाइम लोअर करता है एक्टिवेशन एनर्जी को तो रिएक्शन रेट बढ़ जाता है। The angle through which plane polarized light is rotated by reacting mixture is measured by optical rotation method. जब लाइट ऑप्टिकली रोटेट होती है तो वहाँ से हम ऑप्टिकल रोटेशन मेथड के ज़रिए फाइंड करते हैं। रिफ्रैक्टोमेट्रिक मेथड के ज़रिए हम उस वक्त फाइंड कर सकते हैं जब उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो। डायल्यूटोमेट्रिक मेथड के ज़रिए हम उस वक्त कैलकुलेट कर सकते हैं जब वॉल्यूम में चेंज आए। स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड के ज़रिए हम उस टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं जब कोई ऐसा कंपाउंड हो जो लाइट एब्जॉर्ब कर सके, ये सारी बुक इन्फॉर्मेशन है। 1 जूल इज़ इक्वल टू, अच्छा ये एक याद रखें, असल में क्वेश्चन सीधा सीधा नहीं आता, ये देखिए क्वेश्चन को वो फेरेगा जो पेपर सेटर होगा। 1 जूल इज़ इक्वल टू 0.239 कैलोरीज। बुक में लिखा हुआ है कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल, लेकिन वो आपसे जूल में कैलोरीज भी पूछ सकता है। तो आप 4.184 को उधर ले जाएं तो 0.239 कैलोरीज बनती हैं। इसी तरह एक क्वेश्चन ऊपर मैंने बताया 1 अर्ज इज इक्वल 10⁻7 1 जूल इज इक्वल 10⁻7 अर्ज। इसी तरह एक और है 1 न्यूटन इज इक्वल 10⁻5 डाइन। और अगर पूछे कि डाइन में कितने न्यूटन होते हैं तो 1 डाइन इज इक्वल 10⁻5 न्यूटन। Next one, quantum number which is not derived from Sacro-Dinger wave equation is spin quantum number. स्पिन क्वांटम नंबर एक वाहिद क्वांटम नंबर है जो सैक्रो-डिंगर इक्वेशन से नहीं लिया गया, इसे सेपरेटली इस्टेब्लिश किया गया। नंबर नेक्स्ट, क्वांटम नंबर वैल्यूज़ फॉर 5D ऑर्बिटल। अच्छा ये देखें 5D ऑर्बिटल की बात की है उसने। 5D ऑर्बिटल में n इज इक्वल टू 5 होगा और d इज इक्वल टू 2 होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है S P D F, S0 P1 D2 और F3 होता है, तो ये पता होना चाहिए आपको। A d orbital has dash energy than f. A d orbital has dash energy than f orbital of same principal quantum number. ये ऐसे होता है s की एनर्जी p से कम, p की एनर्जी d से कम और d की एनर्जी f से कम, चाहे जो भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो। ये सिंपल सा रिलेशन याद रखना है। तो उसने कहा है कि f से एनर्जी इसकी कम होगी, बस अंडरस्टूड, लोअर होगी। ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आगे, कंपाउंड इन विच ओनली कोवेलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, ऑब्वियसली वाटर है यार। जो कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड आयनिक कंपाउंड है, NaOH आयनिक कंपाउंड है, NH4Cl आयनिक कंपाउंड है, H2O एक प्योर कोवेलेंट कंपाउंड है। If the sharing of electron pair is unequal and the electronegativity difference between atoms is 0.7 or less than the bond will be। देखिए 1.7 से कम हो या 1.7 हो तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अगर इससे ज़्यादा हो तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये पॉइंट भी आप लोगों ने याद रखना है। ये बेसिकली सारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे डिपेंड करता है। तो फिर फिज़िक्स एंड इंग्लिश की डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई है आई थिंक।